हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे आज हम बात करेंगे फिर से ब्लॉक नंबर 2 यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो प्रीवियस कुछ वीडियो से हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 6 यानी कि एग्रेरियन रिलेशंस के बारे में, जहां पे हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि जो एग्रेरियन रिलेशंस है उसमें रिफॉर्म्स किस तरीके से आए, यानी कि इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से सिस्टम चलते थे। जहां पे हम बात करेंगे जमींदारी सिस्टम के बारे में, रियोटवरी सिस्टम के बारे में और महलवरी सिस्टम के बारे में। और इसके बाद जब हम आज़ाद हो गए तो किस तरीके से रिफॉर्म्स आए और उसके हिसाब से एग्रेरियन रिलेशंस में कौन कौन से चेंजेस आए, उन सब कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836337 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चेंजेस इन एग्रेरियन रिलेशंस इन इंडिया, यानी कि एग्रेरियन रिलेशंस जो है इंडिया के अंदर उसमें किस प्रकार से चेंजेस आए वो समझते हैं। तो हमारे पास कुछ ये 5 चेंजेस हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आता है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि धीरे धीरे इंटरमीडियरीज जो है ना वो खत्म हो गए, यानी कि जमींदार खत्म हो गई, जमींदार सिस्टम एबॉलिश हो गया। इसके अलावा जागीरदार भी क्या हो गए, खत्म हो गए। एंड कॉन्फरिंग ओनरशिप ऑन एक्चुअल कल्टीवेटर्स, और जो भी कल्टीवेटर्स है यानी कि जो बिल्कुल ही जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, खेत में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों के पास क्या होगी, असली ओनरशिप। तो वही बात यहाँ पे है, कॉन्फरिंग ओनरशिप ऑन एक्चुअल कल्टीवेटर्स लैंड टू टिलर्स। इसका दूसरा पॉइंट क्या आया, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। अब यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई कि कोई भी पर्सन एक स्पेसिफिक लिमिट के बियॉन्ड वो या उसकी फैमिली जमीन होल्ड नहीं कर सकती। वो लोग सिर्फ एक लिमिटेड लेवल पे ही लैंड को क्या कर पाएंगे, अपने पास रख पाएंगे, और जो बाकी जो भी सरप्लस अमाउंट में लैंड होगा वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किन के बीच में, टेनेंट्स के बीच में, यानी कि जो भी किराए पे उन जमीनों पे काम करते थे या फिर लैंडलेस लेबर्स, ऐसे लेबर जिनके पास लैंड नहीं है उनको वो लैंड प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये चीज हुई, तो इसी को क्या बोलते हैं, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। अब यहाँ पता है एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इससे पता है क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज है ना उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। जो जमींदार के पास या फिर अमीर लोगों के पास ज्यादा लैंड होती थी, उन लैंड्स को लेके उनसे उन लोगों को बांट दी गई जिन लोगों के पास लैंड की बहुत ज्यादा क्या थी, कमी थी, बट उन्हें नीड थी किसकी, जमीन की। तो ये हुआ। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आया, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ टेनेंट्स एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट्स। फिर बहुत सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, किसके, टेनेंट्स के, वो लोग जो किराए पे या फिर किसी और की जमीन पे काम कर रहे थे। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ रेंट्स, और जो रेंट्स है भी उसे रेगुलेट किया गया, यानी कि जब रेंट पे आप काम भी करोगे तो रेंट पे क्या हो गया, रेगुलेशन लगा जाएगा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही रेंट लिया जा सकता है। आज भी रेंट के जब ऊपर जब हम बात करते हैं तो रेंट रेगुलेशन एक्ट होता है, जहां पे हम ये देखते हैं कि जो रेंट है वो उसको हम किस स्पीड से बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, और कितना रेंट जो है वो लिया जाएगा। बाकी जो ये रेंट का कंसेप्ट है वो लोकेशन टू लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, और ऐसे ही एग्रीकल्चरल जो लैंड है वहां पे भी जो है ना वो रेंट को रेगुलेट किया जाने लग गया गवर्नमेंट के जरिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आया। चौथा रिफॉर्म क्या था, असाइनमेंट ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट लैंड। जो भी गवर्नमेंट वेस्ट लैंड है उसको यहाँ पे क्या किया गया, असाइन किया गया, भूदान जिसको बोलते हैं, टू द पुअर, कि भाई हम जो है भूमि को दान करेंगे, भूदान इसलिए इसका नाम दिया गया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आया, प्रोहिबिशन ऑन एलिनिएटिंग लैंड अलॉटेड टू द पुअर एंड लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल्स, यानी कि जो भी लैंड अलॉट हुआ गरीब लोगों को, ठीक है, उसे बचाए रखना भी, कहीं ऐसा ना हो कि जब एक बार लैंड अलॉट हो भी गया पुअर लोगों को, तो फिर जो कुछ सो कॉल्ड रिच लोग हैं वो क्या करें, कहीं उन्हें हार्म करने की कोशिश ना करें, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ना करें, उनकी फैमिली को डैमेज ना पहुंचाएं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो गवर्नमेंट ने उन्हें एक तरह से बचाने की कोशिश की, और खासकर वो लैंड जो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती थी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए जिन्होंने एग्रेरियन रिलेशंस को बदल के रख दिया इंडिया के अंदर। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड न्यू डेवलपमेंट्स
अब कुछ नए डेवलपमेंट भी हुए इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे ही भारत आजाद हुआ, ये तो कुछ पॉइंट हमने पढ़े, इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट भी हुए, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हम सब ने इस चीज को पढ़ा, मैंने वीडियो ही बनाई कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किस तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश की और ग्रोथ और डेवलपमेंट की कोशिश हुई एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए, उसके बारे में समझा। इसके अलावा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डीप में बात करूंगा बिल्कुल वीडियो के आखिरी में। कमर्शलाइजेशन क्या क्या एग्रीकल्चर का, यानी कि एग्रीकल्चरल जो है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं की जाएगी कि फार्मर्स को अपना पेट पालना है। जैसे कि पहले क्या दिक्कत होती थी कि जो फार्मर्स थे, बेचारे छोटे फार्मर्स हैं, वो सिर्फ क्या सोचते थे कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करेंगे ताकि हमारी फैमिली को खाने पीने की प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, या फिर उतनी ही क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमारे जो फैमिली है उसका गुजारा चल जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शलाइजेशन की तो हम एक तरह से एग्रीकल्चर को भी बिजनेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि हमें सिर्फ अपने लिए ही फूड प्रोड्यूस नहीं करना था, हमें मार्केट के लिए भी फूड प्रोड्यूस करना था। एग्रीकल्चर सेक्टर को या फिर जो फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट किया गया कि आप सिर्फ अपने लिए प्रोडक्शन मत करो, जो बाकी लोग हैं, वो लोग जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको भी फूड की डिमांड करनी है, वो भी फूड कंज्यूम करेंगे, जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी फूड कंज्यूम करेंगे। आप लोगों को सब के लिए जो है वो क्या करना है, पूरी मार्केट के लिए क्या करना है, फूड प्रोड्यूस करना है। इसी को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लैंड रिफॉर्म्स आए। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, और बाकी लैंड रिफॉर्म्स की बात मैं ऊपर वाली वीडियोस में कर ही चुका हूं कि जहां पे गवर्नमेंट ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स के जरिए जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, ठीक है, जो जिनके पास भी सरप्लस में लैंड है उसे बांट दिया गया लैंडलेस लेबर्स के बीच में, तो लैंड रिफॉर्म्स आई। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड जनरल अवेयरनेस, धीरे धीरे जो नॉलेज थी, जो जनरल अवेयरनेस थी वो सब लोगों तक पहुंचने लग गई, यानी कि लोगों को अवेयर किया जाने लग गया कि जो लोग हैं वो समझ पाए, ठीक है, जागरूक हो पाए हर एक चीज को लेके, गवर्नमेंट की हर एक स्कीम्स को लेके, ठीक है, तभी तो वो उस चीज के अप्लाई कर पाएंगे, उस चीज पे काम कर पाएंगे। इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने जो बेसिक लिटरेसी है और जनरल अवेयरनेस है वो फैलाने शुरू कर दिए। इमरजेंस ऑफ पावरफुल फॉर्म लॉबीज, ठीक है, इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एटसेट्रा, यानी कि जो भी नए नए रूल्स थे, जो भी नई नई चीजें थी वो बनाई जाने लग गई, ठीक है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, यानी कि दोनों जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, दोनों लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो बढ़िया बढ़िया इनिशिएटिव लेने लग गई एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रोथ दिलाने के लिए और इसे एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए। कंट्रीब्यूटेड टू रिजल्ट इन अ न्यू डायरेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस ऑफ इंडिया, और अब इसकी वजह से हुआ क्या कि जो एग्रेरियन रिलेशंस है उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। अब समझते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। जो हमारे पास है लैंड टेन्योर सिस्टम था, जिसकी हम बात करते हैं कि वो सिस्टम्स जो आज़ादी से पहले यानी कि प्री इंडिपेंडेंस चलते आ रहे थे, वो कौन कौन से थे। एक हमारे पास क्या था, लैंडलॉर्ड टेन्योर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम। अब ये लैंडलॉर्ड टेन्योर क्या था, ठीक है, इसको समझेंगे। दूसरा इंडिपेंडेंट सिंगल ओवर टेन्योर, इसको हम क्या बोलते हैं, रियोटवरी सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिंगल ओनर टेन्योर, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो इंडिपेंडेंट है वो ओनर है, ठीक है, यहाँ पे जमींदार ओनर था। तीसरा क्या है, जॉइंट विलेज टेन्योर, महलवारी सिस्टम। इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, जमींदारी सिस्टम्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जमींदार एक तरह से मान लो जमीनों के ओनर हो गए। अब उनका काम क्या था, उन जमीनों पे प्रोडक्शन करना, उसके लिए वो लेबर्स हायर करते थे, टेनेंट्स हायर करते थे, टेनेंट्स इनके कितने से रेंट पे देते थे उस जमीनों को, और जो भी प्रोडक्शन होता था वो सब किसके पास आता था, जमींदार के पास जाता था। तो ये तो हो गया जमींदारी सिस्टम की जमींदार जो है ना वो फुल कंट्रोल करते थे लैंड्स को। तो वही चीज यहाँ पे है, जमींदार्स वर ग्रांटेड ओनरशिप राइट ओवर लैंड, मतलब उनके पास पूरा राइट था, पूरा हक था जमीनों के ऊपर, एंड एक्चुअल कल्टीवेशन वाज डन बाय टेन। लेकिन असली में खेती कर कौन रहा है, जमींदार तो कर नहीं रहे, टेनेंट कर रहे हैं। टेनेंट फार्मर्स मतलब जो भी रेंट वगैरह पे लेते हैं या फिर जो भी लैंडलेस लेबर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है, वो इनकी जमीनों पे काम करते थे। इट वाज एन इनएफिशिएंट सिस्टम, ये बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम था कि मैं काम भी करूंगा, ठीक है, प्रॉफिट वो लोग डिसाइड करेंगे मुझे कितना मिलना चाहिए, वेज वो लोग डिसाइड करेंगे, जमींदार डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मेनली प्रॉफिट कौन यहाँ पे कमा के ले जाते थे, जमींदार कमा के ले जाते थे। तो वही चीज यहाँ पे हुई। तो इट वाज एन इनएफिशिएंट सिस्टम व्हिच डू नॉट प्रोवाइड
प्रोवाइड एनी इंसेंटिव, जहां पे कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा पीजेंट को टू इंप्रूव लैंड प्रोडक्टिविटी, ताकि वो लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। यानी कोई मोटिवेशन भी नहीं है। जब एक पर्सन अपना काम कर रहा होता है तो उसके अंदर एक मोटिवेशन होता है कि यार ये जमीन मेरी है, मैं यहाँ से जो भी प्रोडक्शन करूंगा उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को मिलने वाला है। तो हर एक पर्सन मोटिवेट होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब हम वर्क लाइफ कल्चर की बात करते हैं ना, तो वर्क लाइफ कल्चर में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मोटिवेशन पॉइंट चाहिए, वरना बहुत से लोग जो है ना वो सिर्फ अपना टाइम काटने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब में, उस पर्टिकुलर काम में, कि कैसे ही मेरा टाइम कट जाए, कैसे ही मैं 10 घंटे के लिए आया हूँ मेरे 10 घंटे बीत जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्हें तो काम में इतनी या तो दिलचस्पी होनी चाहिए या फिर कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो उन्हें मोटिवेट रखे, उन्हें मजा आए वो चीज करने में। तो वही चीज यहाँ पे है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी फार्मर्स या फिर जो पीजेंट थे वो बढ़ाने पर ध्यान दे ही नहीं रहे थे, वो इंप्रूव ही नहीं करते लैंड की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ज्यादा हमने आउटपुट जनरेट कर भी दिया हमें तो वही मिलने वाला है जो डिसाइड हो चुका है, हमें तो कमी मिलेगा। तो उस चीज की वजह से जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव यहाँ पे नहीं हो रही थी। दूसरा पॉइंट क्या आता है, रियोटवारी सिस्टम। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा होता है, इंडिपेंडेंट सिंगल ओनर टेन्योर, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे एक सिंगल ओनर बना दिया कि भाई ये एक पर्सन है, ये सारी जमीनों क्या करता है, ओन करता है, और इस जमीन पे क्या उगाया जाएगा, ठीक है, किस चीज की खेती होगी, ये सारे डिसीजंस एक सिंगल पर्सन लेगा। और होगा क्या, फिर जो भी पैसा उस पर्सन के पास आएगा, जो भी इनकम उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जो है वो आएगी, वो फिर स्टेट जो है उसके पास चली जाएगी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेते हैं उनके पास चली जाएगी, ठीक है, वो अपॉइंट करते थे इनको। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एक्चुअल लैंड टिलर्स वर गिवन फॉर्मल प्रॉपर्टी राइट्स ओवर लैंड। जो एक्चुअल लैंड टिलर्स हैं उनको यहाँ पे फॉर्मल प्रॉपर्टी राइट्स मिलते थे लैंड के ऊपर। रियोट वाज अ टेनेंट ऑफ स्टेट। अब ये स्टेट का एक क्या था, पार्ट था, टेनेंट था, कि स्टेट ने यहाँ पे इन्हें लगा रखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रिवेन्यू। अब इन्हें का काम क्या था कि जो भी रिवेन्यू आएगा वो डायरेक्टली किसको पे होगा, टू स्टेट ट्रेजरी, स्टेट के पास आएगा, स्टेट के खजाने में जाएगा, स्टेट ट्रेजरी। अंडर दिस सिस्टम कल्टिवेटर्स हैज एन इंसेंटिव टू मेक इन्वेस्टमेंट। अब जो यहाँ पे कल्टीवेटर है उनके पास क्या है, एक इंसेंटिव है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टू मेक इन्वेस्टमेंट इन लैंड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एज दे हैड ओनरशिप राइट, क्योंकि अब इनके पास क्या है, ओनरशिप राइट्स मौजूद है। मतलब यहाँ पे जो टेनेंट्स थे उनके पास ही, टेनेंट्स के पास ही असली ओनरशिप राइट था। तो वो सोच सकते थे कि हम कैसे प्रोडक्शन को अपना इंक्रीज कर सकते हैं, आउटपुट को चाहे तो इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेन रिवेन्यू जो है ना उसकी एक दिक्कत थी कि रिवेन्यू किसके पास जा रहा था, सीधा स्टेट ट्रेजरी के अंदर जा रहा था। इसके बाद लास्ट सिस्टम क्या आता है, ठीक है, महलवरी सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट विलेज टेन्योर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अंडर द महलवरी और जॉइंट विलेज टेन्योर सिस्टम द विलेज वाज आइडेंटिफाइड, विलेज को आइडेंटिफाई किया जाता था, वाज आइडेंटिफाइड एज अ यूनिट ऑफ असेसमेंट थ्रू एन इंडिविजुअल कल्टीवेटर, जहां पे इसे एक इंडिविजुअल कल्टीवेटर इन अ विलेज वाज मेड ओनर ऑफ लैंड, यानी कि जो भी एक इंडिविजुअल कल्टीवेटर है उसको क्या बना दिया, पूरे गांव का क्या बना दिया, ओनर ऑफ लैंड, पूरे गांव का भाई एक ही पर्सन है ओनर, ठीक है। तो विलेजर्स वर आस्क्ड टू पे रिवेन्यू कलेक्टिवली, और फिर जो है ना विलेजर्स को बोला जाता था कि जो भी पर्सन जो भी रिवेन्यू जनरेट करेगा वो पर्टिकुलर पर्सन को जिसको हम ओनर बना रहे हैं वो उनके पास क्या जाएगा, पैसा वो सारा जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे हुई, ठीक है। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, महलवारी सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 तरह के सिस्टम थे जिनको गवर्नमेंट ने आते ही कहा अरे सारे बकवास सिस्टम इनको हटाओ, या वॉयलिश कर दिए, सारे सिस्टम्स खत्म कर दिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो एक्चुअल में काम कर रहा है उन जमीनों पे, जो टेनेंट्स काम कर रहे हैं वही रियल ओनर हैं उस जमीन के, वही काम करेंगे। और जो बाकी जमींदार थे कुछ जिनके पास बहुत एकड़ में जमीन होती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा जमीन होती थी, उनसे जमीनें लेती गवर्नमेंट, ठीक है, और सरप्लस अमाउंट में जो भी जमीनें होती उसे कहाँ बांट देती, लैंडलेस लेबर्स में बांट देती या फिर बाकी लोगों को बांट देती जिन लोगों को लैंड्स की जरूरत है। और फिर एक रेगुलेशन एक्ट आ गया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद कोई भी पर्सन से ज्यादा जमीनें नहीं रख पाएगा। तो वही चीज हुई यहाँ पे। अब समझते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ ये देखते हैं। तो वही चीज ऊपर बात तो की थी हमने। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जो है खत्म हो गए, जमींदार खत्म हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जागीरदार थे वो भी खत्म हो गए। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, लैंड सीलिंग्स। लैंड सीलिंग्स कर दी, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद एक पर्टिकुलर लैंड के बियॉन्ड एक पर्सन लैंड होल्ड नहीं कर सकता, और जो भी एक्सेसिव लैंड है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लोगों में। और इस तरीके से क्या हुआ,
लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया। इसके बाद तीसरा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स पे कंसोलिडेशन लगा दिया। एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कोई नहीं कराएगा, ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिफ्थ टेनेंसी लेजिस्लेशन कि भाई जो टेनेंट्स हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है, उसके ऊपर कुछ कानून आ गए। और फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग, भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग करने क्यों कि गवर्नमेंट का क्या चाहिए था कि एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करे, और गवर्नमेंट ऐसा चाह रही थी क्योंकि गवर्नमेंट क्या करना था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि एग्रीकल्चर जो है फार्मर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ना करे, अपने घर के लिए ना करे, सिर्फ अपने लिए अनाज ना उगाए, मार्केट के लिए अनाज उगाए। यानी कि कल को अगर हम फार्मिंग को एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि इंडिया में इतना डेवलपिंग वो है एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्योंकि भाई हमारे पास सीजन की कोई कमी नहीं है, मॉनसून आता है, इरिगेशन फैसिलिटीज में दिक्कत नहीं आएगी, पानी की कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा जो लैंड्स हैं वो फर्टाइल है, तो जिस चीज़ की वजह से अगर हम फार्मिंग को अच्छे तरीके से करते हैं तो हम सिर्फ ना ही अपने जो देश के लोग हैं उनका पेट भर पाएंगे, बल्कि हम अपने कुछ अच्छे गुड्स को, कुछ अच्छे फूड प्रोडक्ट्स को बाहर यानी कि फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने इस सिस्टम के लिए जो है वो चालू किया था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर को भी एज अ बिजनेस ट्रीट करे लोग, सिर्फ ये ट्रीट ना करे कि हमें गुजारा करना है, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करे, बट विदाउट लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंड डिग्रेड हो गया तो आज तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, बेड़ागर्क हो जाएगा, जिसकी बात मैंने की भी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम वाले टॉपिक में कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर ही एक बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हम लैंड भी डिग्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हाई लेवल पे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया। बाकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे इन सब के आने वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी, ठीक है, तो कोशिश करेंगे आने वाले टॉपिक्स में क्या हो जाए, चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीज बिल्कुल डीप में समझ में आ रही है, और मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं कि मैं कोई भी सीरीज बनाऊं, वहां पे 10-15 वीडियो डाल दूं उसकी उठा के, ठीक है, और बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएं आप लोगों के, बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रह जाएं। इसलिए मैं भले ही 15-20 मिनट की वीडियो बनाता हूं, पर कोशिश करता हूं कि हर एक टॉपिक, हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हो, और मेन आपके नॉलेज जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट करके बताना अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी दिक्कत रह जाए तो, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और जो भी बच्चे इस वीडियो को पॉलिटी अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।